जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स में कितने नए खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया। सबसे पहले याद रखना है जो ओलंपिक गेम्स हैं 2028 वाले, ये कहाँ पर होने वाले हैं, लॉस एंजल्स में, ठीक है। और इनमें आईओसी ने 5 नए खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन 5 खेलों में क्रिकेट भी है। तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल से समझ लेते हैं। जो आईओसी है यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक। तो थॉमस बॉक ने कहा है कि 5 नए खेलों को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, ठीक है। और आईओसी की जो कार्यकारी बोर्ड है इसने इसे मंजूरी दे दी है। अब लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में जो 5 नए खेल शामिल होने वाले हैं वो कौन कौन से खेल हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो एक तो बेसबॉल सॉफ्टबॉल है, दूसरा क्रिकेट है, तीसरा फ्लैग फुटबॉल है, चौथा लैक्रोस है और पांचवा है स्क्वैश, ठीक है। और क्रिकेट जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। क्यों है, क्योंकि क्रिकेट 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल होगा। क्रिकेट आखिरी बार ओलंपिक में कब खेला गया था, तो 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल था क्रिकेट, ठीक है। उस दौरान ब्रिटेन की जो क्रिकेट टीम थी इसने फ्रांस को हराया था, ठीक है। 1900 के बाद अभी जो 2028 में ओलंपिक होंगे वहां पर क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। इन 5 खेलों के नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कंपनी को 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो जो 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा है ये दिया गया है इरकॉन लिमिटेड के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अभी 16वीं नवरत्न कंपनी का भी दर्जा दिया गया है। तो 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है ये राइट्स लिमिटेड कंपनी को दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। अभी 12 अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय की 2 कंपनियों, एक इरकॉन लिमिटेड और दूसरी है राइट्स लिमिटेड, इन कंपनियों को क्रमशः 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि 15वीं जो नवरत्न कंपनी बनी है इरकॉन, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। और 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है राइट्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, इसका फुल फॉर्म है। ये दोनों कंपनियां जो हैं ये रेलवे की कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर है। भारत की स्थिति इस इंडेक्स में बहुत ही दयनीय बताई गई है। लेकिन सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं ये बिल्कुल ही गलत हैं, ठीक है। तो सरकार ने इस रिपोर्ट को नकार दिया है। इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। आयरिस एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और एक जर्मन संगठन है वेल्ट हंगर हेल्प, इन दोनों ने संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया है। और इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नजर रखी जाती है। भारत की बात करें तो 125 देशों को रैंकिंग दी गई है और 125 देशों में से भारत 111वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस तमिल लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो सरस्वती सम्मान 2022 है लेकिन दिया गया है अक्टूबर 2023 में। और किसको ये दिया गया है, तो शिव शंकरी के लिए दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो 32वां सरस्वती सम्मान है, ठीक है, 2022 वाला अक्टूबर 2023 में शिव शंकरी को दिया गया है। और इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। इनसे पहले जो 31वां सरस्वती सम्मान है ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था और इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था, ठीक है। किस पुस्तक के लिए दिया गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों इसी प्रकार से यदि आपको हर क्वेश्चन से जुड़े हुए फैक्टों के साथ में करंट अफेयर्स को पढ़ना है ना, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की डिटेल वाली ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल डिटेल में मिलेगा। और डिटेल से यदि आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप वहां पर करंट अफेयर्स में तो पूरा स्कोर करके आएंगे। और इसी को ध्यान में रखकर हमने अपनी ई बुक को तैयार किया है। इस ई बुक के अंदर 50 से ज़्यादा तो ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं इस ई बुक के अंदर, तो 5000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन आपको हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक में मिल जाएंगे। और
बहुत सारे बच्चे स्टैटिक के लिए कमेंट कर रहे थे। तो स्टैटिक जीके की हमारी रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर भी 5000 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन को ऐड किया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यदि आपको स्टैटिक जीके का भी क्विक रिवीजन करना है, कम समय में बेहतरीन कंटेंट को पढ़ना है, तो आप हमारी सभी ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन सभी ई बुक का जो लिंक है ना, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए अपनी स्टडी को मजबूत बनाने के लिए अभी के अभी बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है ना, ये मात्र 59 रुपये की है, ठीक है। और स्टैटिक जीके की जो ई बुक है ना, जिसमें आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है, वर्ल्ड का भूगोल हम कह सकते हैं, भारत का भूगोल, भारत के इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर जीके, 99 रुपये के अंदर ये आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और इतने कम दामों में और इतना बेस्ट कंटेंट मैं कह सकता हूं कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। गोवा के कर्नेल काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस काजू को 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। और अब ये बहुत ही बड़ा उद्योग बन गया है। तो याद रखना जो कर्नेल काजू है, ठीक है, सबसे पहले याद रखो कि कहाँ का ये काजू है। तो ये जो काजू है ये गोवा का काजू है, ठीक है। और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये 16वीं शताब्दी में भारत लाया गया था पुर्तगालियों के लिए और अब ये बहुत ही बड़ा उद्योग बन चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम क्या है जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली और पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम जो है ये डेनियल मेकगाहे है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनको वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए कनाडा की टीम से चुना गया है। कहाँ की टीम से? कनाडा की टीम से चुना गया है। इनका नाम आपको जरूर याद रखना, डेनियल मैकगाहे इनका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्पिनोजा पुरस्कार सबसे पहले आप समझो कि ये जो पुरस्कार है ना, ये नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। कहाँ का? ये नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। और ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है भारतीय मूल की जोएता गुप्ता के लिए, ठीक है। ये भारतीय मूल की एक डच पर्यावरण कार्यकर्ता या फिर हम कह सकते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक हैं और इनको स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मालदीव के नए राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद मुइज्जो। कौन बन गए हैं? मोहम्मद मुइज्जो बन गए हैं। हम बात करें मालदीव की, तो मालदीव समूह जो है ये आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है, ठीक है। इसकी राजधानी माले है। यहाँ के राष्ट्रपति बन गए मोहम्मद मुइज्जो और यहाँ की करेंसी क्या है? मालदीवी रुपया यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुक्सक्यांग झांग के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार की बात करें तो 2005 में ये शुरू किया गया और तमिलनाडु की सनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। ये जो पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और श्रीनिवास रामानुजन की खोज से जुड़े काम में नई खोज करने के लिए दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में $10,000 का कैश प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना लॉन्च करी है? तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना लॉन्च करी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक हैं उनको बुढ़ापे में हर महीने 1500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इससे क्या होगा? तो जो छत्तीसगढ़ के श्रमिक हैं वो 60 वर्ष के पश्चात भी आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बने रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान की घोषणा करी है? तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान की घोषणा करी है दिल्ली सरकार ने। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है ये टॉप पर रहा है। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो इंदौर शहर है ये टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश का आगरा दूसरे स्थान पर रहा है और महाराष्ट्र का ठाणे जो है
ये तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया। तो हम बात कर रहे हैं जो 77th इंडिपेंडेंस डे है ना, ये राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थीम के साथ में मनाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पीएम मोदी जी ने किस या फिर किन योजनाओं की घोषणा करी है। तो पीएम मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा करी। विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त तो सभी योजनाओं को मोदी जी ने लॉन्च किया है। डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो पीएम मोदी जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। एक है पीएम विश्वकर्मा योजना। ये जो योजना है ये नाई, लोहार, सुनार और चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से शुरू करी गई है। इसमें 10,000 रुपये से लगाकर 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। दूसरी है लखपति दीदी योजना। इस योजना का लक्ष्य देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। तीसरी है गरीब शहरी आवास योजना। इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग और निम्न आय वर्ग वाले शहरी नागरिक जो कि किराए के मकान में रहते हैं उन्हें आवास लेने के लिए बैंक लोन में छूट प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में कैनेडियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जीता है जन्निक सिनर ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जन्निक सिनर की बात करें तो ये इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने कैनेडियन ओपन 2023 का खिताब जीता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाथी जनगणना 2023 के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाथी जनगणना 2023 की बात करें, इसके अनुसार कर्नाटक राज्य में हाथियों की जो संख्या है ना ये सबसे अधिक है। ठीक है, हम बात करें कि कर्नाटक में हाथियों की संख्या कितनी है, 6395। ये आंकड़ा आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, वहीं 2017 में जब हाथी जनगणना हुई थी तो 2017 में ये आंकड़ा कितना था, तो 6049 था। अभी कितना हो गया है 2023 में, 6395 हो गया है। ठीक है, और हम बात करें कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया। तो कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक जो है इसका विमोचन किया है ऋषिराज ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो पुस्तक है कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन का नाम बताएं जिसे केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में लॉन्च किया है। तो दोस्तों देश की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल, ऐसी पहली कोविड वैक्सीन जिसको नाक यानी कि नोज से इंसर्ट किया जाएगा। अच्छा, हम बात करें कि इस वैक्सीन को किसने डेवलप किया है, किस कंपनी ने, तो भारत बायोटेक कंपनी ने इसको डेवलप किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल ने किस टीम के खिलाफ वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया, और ऐसा करने वाले ये 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं और सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझेंगे तो शुभमन गिल ने 18 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया, और ऐसा करने वाले ये 5वें भारतीय एवं वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, 23 वर्ष के। और इसके साथ ये वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय भी बन गए हैं। ठीक है, और दोहरा शतक लगाने वाले भारतीयों की हम बात करें तो पहले बने थे सचिन तेंदुलकर, दूसरे वीरेंद्र सहवाग, और तीसरे रोहित शर्मा, और चौथे बने थे ईशान किशन, और 5वें कौन बन गए हैं, शुभमन गिल बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेजिंग इंडिया ने किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डल झील में। ठीक है, और डल झील के बारे में आपको पता होगा ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया। तो सीएम कमांड सेंटर ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, और कहाँ पर लॉन्च हुआ है ये, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया। इस सीएम कमांड सेंटर का उद्देश्य क्या है, तो सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ को जरूरतमंद और योग्य लोगों को पहुंचे ये सुनिश्चित करना सीएम कमांड सेंटर का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में कैरिबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, श्रेयंका पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय को
नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्वाति नायक के लिए। और स्वाति नायक की बात करें, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा राज्य से। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया? देखिए नॉर्मन बोरलॉग शब्द लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, और इनको ये पुरस्कार दिया गया है कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नजमा अख्तर के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। ठीक है, और हम बात करें कि इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया, तो उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इनको ये पुरस्कार बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा दिया गया, ये फैक्ट भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिए दोस्तों, जो उद्योग रत्न अवार्ड है ना, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसी साल शुरू किया गया। ठीक है, और पहली बार ये अवार्ड जो है ये उद्योगपति रतन टाटा के लिए दिया गया। वी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। और एक और फैक्ट याद रखना है कि 2022 में असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान जो है असम वैभव, ये भी किसको दिया गया था? उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया था। लेकिन हम बात करें कि अभी 2023 का जो असम वैभव पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो 2023 का असम वैभव दिया गया है डॉक्टर तपन सैकिया के लिए। और 2022 का किसको दिया गया था? तो रतन टाटा को दिया गया था। दोनों चीजें याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर के लिए। चुनाव आयोग का नेशनल आइकन, इसका मतलब क्या है कि जो नेशनल आइकन यानी कि सचिन तेंदुलकर बने हैं, ये नेशनल लेवल पे लोगों को अवेयर करेंगे, जो वोटर्स हैं उनको अवेयर करेंगे वोट डालने के लिए। ठीक है, तो ये बनाया गया सचिन तेंदुलकर को, और पंकज त्रिपाठी की जगह बनाया गया। चुनाव आयोग की बात करें यानी कि इलेक्शन कमीशन की, तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को स्थापना करी गई थी। इसलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटी कंपनी इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राफेल नडाल। और राफेल नडाल के साथ में जो आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे होंगे, ये जो फोटो है ये है एगा स्विएटेक की फोटो। किसकी? एगा स्विएटेक की फोटो है। ठीक है, एगा स्विएटेक जो है ये पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, और राफेल नडाल जो हैं ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन दोनों के लिए इंफोसिस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? यानी कि बीपीसीएल। तो बीपीसीएल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के लिए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बीपीसीएल की बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड फुल फॉर्म, स्थापना 1976, हेडक्वार्टर मुंबई, और इसके चेयरमैन हैं जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और ये जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान कार्ड प्रदान करना, आभा आईडी कार्ड उपलब्ध कराना और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पीएम प्रणाम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी योजना शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत भारत स्टेशन योजना। और इसकी शुरुआत करी गई अगस्त 2023 में। नेक्स्ट है, चांद पर जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो चांद पर जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है उस स्थान को जाना जाएगा शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद मोदी जी ने 3 बड़ी घोषणाएं कर दी। 3 बड़ी घोषणाओं में एक घोषणा है 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में अब हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा।
दूसरी घोषणा करी है कि जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान 2 की हम बात करें, चंद्रयान 2 ने जिस जगह पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे उस जगह को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ये 3 बड़ी घोषणाएं आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अस्मिता महिला लीग। जो अस्मिता टर्म है इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बनेगा। तो अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है? G20 की जो एनुअल समिट हुई है ना, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, लेकिन नई दिल्ली की किस बिल्डिंग में इसका आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर को 2700 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलपमेंट किया गया और फिर इसको नाम दिया गया भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर। और ये जो सेंटर है ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। इसमें 7000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है और इसका उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके वास्तुकार पूछ सकता है तो संजय सिंह इसके वास्तुकार हैं, ठीक है। और बिल्डर की बात करें तो सपूर जी पालोन जी ग्रुप ने इसको बनाया। कितने क्षेत्रफल में है? तो 123 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? ये तो हम बात कर रहे हैं एशिया की। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये चाइना में लॉन्च हुई है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि विश्व यानी कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे ये जर्मनी ने लॉन्च करी थी। किसने? जर्मनी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो भारत की ऐसी पहली ट्रेन जो कि हाइड्रोजन से चलेगी ये लॉन्च करी जाएगी हरियाणा राज्य में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हुगली नदी के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नाबा किशोर दास की गोली मारकर हत्या उनके ही पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने कर दी? तो सबसे पहले याद रखना जो नाबा किशोर दास है ना, ये कहाँ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं? ओडिशा के, ठीक है। और इनकी हत्या करी है इनके ही एक सुरक्षा कर्मी ने। तो उस सुरक्षा कर्मी का नाम क्या है? एएसआई गोपाल दास। क्या नाम है? एएसआई गोपाल दास उस सुरक्षा कर्मी का नाम है, ठीक है। और इनकी हत्या 29 जनवरी 2023 को करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल से हम समझ लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जारी किया गया और इसमें फिनलैंड लगातार 6वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। भारत की बात करें तो अपना देश भारत 126वें स्थान पर है। टॉप पर फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बात करें अपना देश भारत जो है ये 161वें स्थान पर है, ठीक है। डिटेल की बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों को स्थान दिया गया और इन 180 देशों में से भारत 161वें स्थान पर है। 2022 में 150वें स्थान पर था और हम बात करें कि 180वें स्थान पर यानी कि अंतिम पायदान पर कौन है? उत्तर कोरिया। टॉप पर नॉर्वे है, दूसरे पर आयरलैंड है और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि जो टेररिज्म इंडेक्स है इसमें भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत 13वें स्थान पर है। डिटेल की बात कर लेते हैं तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान 6वें स्थान पर है, भारत 13वें स्थान पर है और इसको जारी किसने किया? तो
तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की संस्था के द्वारा ये जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना? सबसे ज्यादा हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी जो है ये बन गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आप जानते होंगे कि ये पुर्तगाली फुटबॉलर हैं, ठीक है। और हम बात करें कि रोनाल्डो के कितने हेडर गोल हो गए हैं, सबसे ज्यादा है ना, कितने हो गए टोटल? 145। और हेडर गोल ये होता क्या है? तो हेडर गोल मतलब गोल करने के लिए हेड यानी कि सिर का प्रयोग करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने पहले तो संन्यास लेने की घोषणा कर दी, उसके अगले ही दिन वहां के पीएम के कहने पर फैसला वापस ले लिया? तो तमीम इकबाल, याद रखना ये कौन है? क्रिकेटर हैं। किस देश के ये क्रिकेटर हैं? बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने घोषणा करी कि हम संन्यास ले रहे हैं, लेकिन वहां के यानी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं भैया, आपको अभी देश की जरूरत है, आप संन्यास नहीं लीजिए। तो इन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया, ठीक है। खबरों में रहे, नाम याद रखना है तमीम इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुलिस स्टेशन को देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कार दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्का पुलिस स्टेशन को। और अस्का पुलिस स्टेशन जो है ये उड़ीसा के गंजम जिले का पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये दिया गया है जार्बी गोस्पिडिनोव के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बुल्गारिया की लेखक हैं जार्जी गोस्पिडिनोव, इनको दिया गया और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। 2022 का दिया गया था अपने देश की गीतांजलि श्री के लिए, और इनकी पुस्तक रेत का मकबरा के लिए दिया गया था। तो 22 का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत अकेदमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को दिया गया। बॉम्बे जयश्री कर्नाटक की प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले याद रखना ये गणना है, जनगणना नहीं है, इट्स ओनली सर्वे, ठीक है। तो जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार, ठीक है। और बिहार के जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं इनका नाम क्या है? विवेक सिंह। तो विवेक सिंह ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए हैं, ठीक है। और इसी क्रम में बताइए कि बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी कितनी है? तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग राज्य की टोटल आबादी जो है ये 13.07 करोड़ है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आप कहेंगे कि सर 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार की आबादी कितनी थी? तो 10.40 करोड़ थी। और अभी 2023 में जाति आधारित जो गणना हुई है उसके अनुसार ये जो आंकड़ा है ये बढ़कर हो गया है 13.07 करोड़। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी राज्य में कितने प्रतिशत है? तो हिंदू धर्म की आबादी बिहार राज्य के अंदर 81.99% है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है इसके अनुसार किस धर्म की आबादी कितनी है? सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म की है 81.99%, ठीक है। टोटल हिंदू कितने हैं? तो 10.71 करोड़ हिंदू हैं। दूसरे नंबर पे आता है इस्लाम धर्म, 17.7% हैं इस्लाम, ठीक है। और टोटल आबादी यानी कि जनसंख्या कितनी है? तो 2.31 करोड़ है। ईसाई की बात करें तो ईसाई कितने हैं? 0.57% हैं। और ये कितने हो जाते हैं? तो 75,283 हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से फिर सिख हैं, फिर बौद्ध हैं, फिर जैन हैं और कुछ अन्य धर्म भी हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो कि कोई धर्म नहीं मानते। हम बात करें कि इनका प्रतिशत कितना है? 0.016%। और ये आंकड़ा कितना हो जाता है? तो 2146 ऐसे लोग हैं जो कि कोई भी धर्म नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर किस योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यंग प्रोफेशनल स्कीम। इस स्कीम में क्या होगा? तो इस स्कीम के तहत हर साल 3000 डिग्री धारक नागरिक जो हैं ये एक दूसरे के देशों में रहेंगे और वहां पर काम करेंगे, ठीक है। यानी कि 3000 डिग्री धारक नागरिक जो हैं ये ब्रिटेन जाएंगे और ब्रिटेन के 3000 नागरिक कहाँ पर आएंगे? भारत में काम करेंगे और वहां पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया?
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्रीस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, और ये मोदी जी को दिया गया। अच्छा, मोदी जी को ये सम्मान दिया कि, तो मोदी जी को ये जो सम्मान है ये ग्रीस की राष्ट्रपति ने दिया है, ठीक है। ग्रीस की राष्ट्रपति का नाम है कतेरीना सकेला रोपालू, और मोदी जी को ये सम्मान क्यों दिया गया, तो ये सम्मान उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ग्रीस के कद को बढ़ाने में योगदान दिया हो। तो मोदी जी ने ग्रीस के कद को बढ़ाने में कहीं ना कहीं तो योगदान दिया होगा, तभी तो इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नितिन गडकरी के लिए। और नितिन गडकरी के बारे में तो जानते ही होंगे कि ये वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी अन अकेडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा का है, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोहर पारिकर के नाम पर। और मनोहर पारिकर कौन है, तो ये गोवा के पूर्व सीएम हैं और गोवा के ये 4 बार सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ में बदल दिया। तो पहले ट्विटर का लोगो नीली चिड़िया वाला था और इसने एक्स के साथ में जो अपना लोगो है ये रिप्लेस कर दिया है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ट्विटर की बात है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। इसके संस्थापक 4 लोग हैं, जैक डॉर्सी, नूह गिलास, एवान विलियम्स और विज स्टोन। और वर्तमान में सीईओ कौन है, तो लिंडा याकारिनो वर्तमान में ट्विटर की सीईओ हैं जो कि रिसेंटली ही बनी हैं, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना। अभी बताइए, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भारत ने 126वां स्थान हासिल किया है। और डिटेल की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, और 163 देशों को स्थान दिया गया और 163 देशों में भारत 126वें स्थान पर है। टॉप पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में किसी देश में शांति के स्तर का आकलन किया जाता है, जैसे वहाँ पर हिंसा यानी कि वॉयलेंस कितनी है, ठीक है, या फिर हिंसा होने का डर कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, किशन गांगुली ने। हम बात करें कि दृष्टि बाधितों के लिए जो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हुई है 2023 में, ये कहाँ पर हुई है, मुंबई में। 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। जीती किसने है, कर्नाटक के किशन गांगुली ने। दूसरा स्थान रहा है महाराष्ट्र के आर्यन बी जोशी का, और तीसरा स्थान रहा है उड़ीसा के सौंदर्य कुमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेस वर्ल्ड कप 2023 जो है ये मैग्नसन कार्लसन ने जीता है, ठीक है। अच्छा, मैग्नसन की बात करें, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और उपविजेता की बात करेंगे, उपविजेता कौन है, तो उपविजेता जो हैं अपने देश भारत के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं, अपने देश भारत के हैं, और इनका नाम है आर प्रज्ञानंद, ठीक है। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो शांति का नोबेल जो है ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैंने नोबेल प्राइज पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे नोबेल प्राइज समझाए हैं। अभी हम शांति की बात करें यानी कि पीस की बात करें, तो शांति का दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। इसको हम कैसे याद करेंगे, नरगिस यानी कि नर्स, और जो नर्स होती है ना, जो डॉक्टर नर्स होती है, वो सभी पेशेंट के साथ में बहुत ही ज़्यादा शांति से बात करती है कि भैया सभी का ट्रीटमेंट किया जाएगा, एक लाइन में बने रहिए, बिल्कुल शांति से ही बात करती है, ठीक है। तो नर्स यानी कि नरगिस मोहम्मदी आपको याद आ जाएगा। शांति का दिया गया, क्यों दिया गया, तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने और मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। नरगिस मोहम्मदी 13 बार गिरफ्तार हुई हैं और अभी भी ईरान की जेल में बंद हैं। और ये जो शांति का नोबेल प्राइज़ है ना, ये नॉर्वे की संसद स्टोटंग के द्वारा चुनी हुई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा दिया जाता है। और एक फैक्ट याद रखना कि जो शांति का नोबेल प्राइज़ है ये नॉर्वे में दिया जाता है, और बाकी के 5 कैटेगरी के जो नोबेल प्राइज़ है ना, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया है
जॉन फोस्से के लिए। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, साहित्य यानी कि जो साहित्यकार हैं, ठीक है, उनकी कभी कभी जान फंस जाती है। क्यों फंस जाती है? यदि वो सच लिखेंगे, सच्चाई की बात करेंगे तो उनकी जान फंसी जाएगी, ठीक है। जिस व्यक्ति के खिलाफ वो सच्चाई लिखेंगे उसकी जान फंस जाएगी एक ना एक दिन, देख लेना। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, साहित्य जॉन फोस्से को दिया गया, ठीक है। हम बात करें क्यों दिया गया, तो उनके अभिनय, नाटकों और गद्य की रचनाओं के लिए दिया गया। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो स्टॉकहोम की संस्था है स्वीडिश एकेडमी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज यानी कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डन के लिए। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें ट्रिक की बात करें तो इस इनके नाम में ही ट्रिक है, क्लाउडिया गोल्डन, गोल्ड, गोल्ड का क्लाउड, बहुत ज्यादा क्लाउड यानी कि इनके पास में बहुत ही ज्यादा गोल्ड है। अब बहुत ही ज्यादा गोल्ड है तो इनके पास में अर्थ है यानी कि पैसा भी बहुत ज्यादा होगा, तो इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लाउडिया गोल्डन नाम देखेगा और आप कहेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज इनको दिया गया। अब बात करें क्यों दिया गया, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए दिया गया, ठीक है। और स्वीडन की संस्था रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया 23 अभ्यास आयोजित हुआ है? तो कोप इंडिया 23 अभ्यास की बात करें तो इसका आयोजन अपने देश भारत और यूएसए की वायुसेना के बीच में किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो आयोजन किया गया है भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में। और कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और पनागढ़ में। और इस अभ्यास में भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और जगुआर लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। और ये जो कोप इंडिया 23 अभ्यास है इसका आयोजन 2004 से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर साल्विक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो साल्विक्स अभ्यास का आयोजन जो है ये अपने देश भारत की नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच में किया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आयोजन पूछा जाए कि आयोजन कहां पर किया गया, तो केरला के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया। और संस्करण कौन सा आयोजित हुआ है? 7वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में सिम्बेक्स 2023 द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है? सिम्बेक्स की बात करें तो सिम्बेक्स का आयोजन अपने देश की नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच में आयोजित हुआ। और इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो सिंगापुर के अंदर ही इसका आयोजन किया गया। और हम बात करें कि सिम्बेक्स 2023 में जो भारतीय नौसेना का जहाज है रणविजय और कवरत्ती और एक पनडुब्बी भी शामिल हुई है INS सिंध केसरी, ठीक है। आजकल एग्जामिनर फंसाता है, तो किस अभ्यास में भारत की तरफ से, यदि आर्मी का अभ्यास है तो पूछा जाता है कौन सी सेना शामिल हुई है, ठीक है। नौसेना का है तो पूछा जाता है कौन सी जहाज शामिल हुई है। और यदि वायुसेना का वो अभ्यास है ना तो पूछ लेता है कि कौन सा विमान वगैरह शामिल हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वरुण अभ्यास जो है ये अपने देश भारत की नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच में आयोजित हुआ है, ठीक है। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 21वां संस्करण। और पश्चिमी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया। और ये अभ्यास जो है दोनों सेनाओं के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 से आयोजित किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। वरुण होता है भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में। अभी भारत और फ्रांस की थल सेना के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में गरुण अभ्यास होता है। तो 3 याद रखना जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत करी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत करी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड सरकार ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी का उद्देश्य उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना और 10 लाख वर्कर्स के लिए कौशल विकास का लक्ष्य इसमें रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बताइए किस राज्य ने कुंवारों और विधवों के लिए पेंशन योजना शुरू करी है? तो जो बैचलर्स हैं और जो विडोवर्स हैं उनके लिए
पेंशन योजना शुरू करी है? हरियाणा सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा राज्य के अंदर 40 से 60 साल के कुंवारे और विधवों के लिए 2750 रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आईपीएल में सबसे तेज विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट ने पुरुष की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ट्रिपल जंप इवेंट का जो नेशनल रिकॉर्ड है ये प्रवीण चित्रवेल ने बनाया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डिटेल से समझ लेते हैं। जो ट्रिपल जंप इवेंट है इसका आयोजन किया गया हवाना के मतलब क्यूबा के हवाना में। ठीक है। और इस स्पर्धा में भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रवेल ने 17.37 मीटर का जंप करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने रंजीत महेश्वरी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को ब्रेक किया जो कि 17.30 मीटर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपतेश्वर मंदिर में चोल काल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि ये जो मंदिर हैं पशुपतेश्वर ये किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ठीक है। और हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो पशुपतेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर चोल काल के 2 शिलालेखों की खोज हुई है और इस खोज में जो मुख्य भूमिका है ये रिसर्चर एम नलिनी और आर अकीला ने निभाई है। और चोल साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो विजया चोल जो हैं चोल साम्राज्य के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का निधन हाल ही में हो गया, उन्हें किस खोज के लिए जाना जाता है? तो दिलीप महालनोबिस के लिए जाना जाता है ORS का प्रयोग की खोज के लिए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ORS की हम बात करें तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी खोज करने जो है किसने करी थी? डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने करी थी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब किस राज्य से? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और हाल ही में 87 वर्ष की आयु में कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब बताइए पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किसकी प्रतिमा लगाई गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बेलिंडा क्लार्क की। और बेलिंडा क्लार्क की बात करें तो ये कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया? तो रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साइन और NTPC के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर यानी कि जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया। इसका निर्माण भारतीय खेल प्राधिकरण और NTPC के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और ये हिमाचल प्रदेश का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वो कितनी बार यूपी के CM रह चुके हैं? तो मुलायम सिंह यादव का अभी निधन हुआ है और ये 3 बार यूपी के CM रह चुके हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चूंकि मुलायम सिंह यादव अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं तो इनसे जुड़े हुए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ है। और मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था नवंबर 1939 में और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके परिवार में 2 बेटे अखिलेश यादव हैं जो कि पूर्व CM हैं यूपी के, और प्रतीक यादव हैं। मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार विधायक बने और ये 8 बार विधायक बने और 7 बार सांसद और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूछे जाएं तो आप कहेंगे मुलायम सिंह यादव हैं। अंतिम बार मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से वर्ष 2019 में लोकसभा के सांसद बने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भगवत गीता से। ठीक है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य को हम क्या कहते हैं? मोटो। तो भारतीय वायुसेना का मोटो है गर्व के साथ आकाश को छूना। ठीक है। और ये जो मोटो है ये भगवत गीता से लिया गया, भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में की गई थी। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 में। तो 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस मनाते हैं। और हम बात करें कि 2023 में कौन सा वायुसेना दिवस मनाया गया? तो 91वां।
और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वायुसेना के प्रमुख की बात करेंगे, वर्तमान में विवेक राम चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया। और डिटेल की बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया। इस परियोजना में 600 मेगावाट सौर और 150 मेगावाट पवन संयंत्र शामिल हैं। ठीक है। और दोस्तों एक और फैक्ट याद रखना कि मई 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की क्षमता वाले भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट का संचालन शुरू किया था। ठीक है। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में ही भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट लगाया गया था और इसी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 को किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान दंगे की वजह से करीब 125 लोगों की मौत हो गई? तो देखो दोस्तों, अक्टूबर 2022 में इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया का एक स्टेडियम कंजुरुहान स्टेडियम, तो कंजुरुहान स्टेडियम में फुटबॉल मैच चल रहा था। इसी दौरान दंगा भड़क गया और करीब 125 लोगों की मौत हो गई। ठीक है। तो याद रखना ये दंगा भड़का था इंडोनेशिया के कंजुरुहान स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है? विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है श्री रामचरितमानस। ठीक है। और हम बात करें कि इस गीत को आवाज किसने दी है, तो जगदीश पिल्लई ने। किसने? जगदीश पिल्लई ने इस गीत को आवाज दी है। जगदीश पिल्लई उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैं और सबसे लंबा गीत बना है। तो इस गीत की लंबाई कितनी है? तो 138 घंटे और 41 मिनट और 20 सेकंड जो है इस गीत की अवधि है या फिर लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमोचा तौलिया के लिए हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गमोचा तौलिया जो है ये असम का है और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया। गमोचा तौलिया जो है ये असम की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किस महिला का रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उर्सुला वॉन डोर लेयन का जो स्थान है ये पहला रहा है। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो फोर्ब्स अमेरिकी पत्रिका है और इसके द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टॉप 3 महिला कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लियोन है, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। और दूसरे नंबर पर है क्रिस्टीना लेगार्ड, ये यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष हैं। और तीसरे नंबर पर है कमला हैरिस, ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और ये भारतीय मूल की हैं। कहाँ की? ये भारतीय मूल की हैं और ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन टॉप 100 में भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो कितनी महिलाएं शामिल हैं सूची में? भारत की 6 महिलाएं। एक निर्मला सीतारमण है और निर्मला सीतारमण भारतीय महिलाओं में, मतलब इन 6 महिलाओं में टॉप पर हैं। ठीक है। लेकिन जो टॉप 100 की सूची है वर्ल्ड में, उस सूची में 36वें स्थान पर हैं रोनी नडार मल्होत्रा, ये 53वें स्थान पर हैं। माधवी पुरी बुच ये 54वें स्थान पर हैं। सोमा मंडल 67वें और किरण मजुदार शाह ये 77वें और फाल्गुनी नायर ये 89वें स्थान पर हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5 अलग अलग फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम सितरंग किस देश ने रखा? तो सितरंग सबसे पहले याद रखो ये बंगाल की खाड़ी में बना तूफान। ठीक है। और किस देश को प्रभावित किया? तो सबसे ज्यादा इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया। बांग्लादेश में इस तूफान से करीब 24 लोगों की मौत हो गई। और बांग्लादेश के अलावा भारत के पूर्वी राज्य बंगाल और उड़ीसा भी प्रभावित रहे इस तूफान से। और इसका नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने। ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या किस देश में है? तो सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या अपने देश भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली
पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड के अंदर ही पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं ज्योति याराजी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों के सबसे पुराने शहर की खोज कहां पर की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने मॉरिशस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका उद्घाटन मोदी जी ने कहां पर किया है? दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे फैक्टों को हम समझ लेते हैं। मोदी जी ने 17 सितंबर को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर, इसको नाम दिया गया है यशोभूमि, और इसके पहले पार्ट का अनावरण किया है। और कहाँ पर यह बनाया गया? तो दिल्ली के द्वारका में। और पूरा बन जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा MICE सेंटर, यानी कि मीटिंग्स, इंस्टीट्यूट, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर होगा। और ये जो है 219 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, और इसमें 15 कन्वेंशन हॉल हैं, 13 मीटिंग हॉल हैं, और इन हॉलों में 11,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। और यशोभूमि का जो पहला पार्ट है ये करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और यशोभूमि प्रोजेक्ट का डिज़ाइन CP कोक्रेजा आर्किटेक्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया। और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पूरा कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 2025 तक, ठीक है। और ये दुनिया का, याद रखना, पूरा बन जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई? तो देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन जो है ये यशोभूमि में लगाई गई है, याद रखना, कहाँ पर? यशोभूमि में लगाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फिजी देश ने। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी के नाडी में किया गया, और इसके साथ फिजी देश विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, और थीम पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रही है। स्टैटिक जीके में 2 बातें याद रखो। जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है ये महाराष्ट्र के नागपुर में और 1975 में हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। और अभी रिसेंटली यानी कि 2023 के पहले जो विश्व हिंदी सम्मेलन है 2018 में ये मॉरिशस के लुइस में हुआ था। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना। और दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूं और बार बार बोलता हूं, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई-बुक को जरूर बाय कर लीजिए। बिल्कुल डिटेल में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। आपको 50 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे और 5000 से ज़्यादा डिटेल MCQ मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारी स्टैटिक की रामबाण ई-बुक लॉन्च हो गई है, जिसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। इस स्टैटिक जीके की ई-बुक में आपको भारत का भूगोल मिल जाएगा, विश्व का भूगोल मिल जाएगा, भारत के इतिहास के तीनों पार्ट, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान के भी तीनों पार्ट मिल जाएंगे। और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z पूरा कंटेंट आपको एक ही ई-बुक में मिल जाएगा। इन सभी ई-बुक को परचेस कर लीजिए, लिंक मिल जाएगी आपको इन सभी ई-बुक की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन का आंसर बता के जाना कि हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? तो ये एज अ टेस्ट आपको इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। उड़ीसा राज्य के बारे में आप डिटेल से अगर 4-5 फैक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का जब भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।